गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 जून है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन सा न्यूज़ आप लोगों के लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में शामिल किया गया है। साथ ही साथ निबंध के भी कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है। आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बीते वर्ष 8.2% की दर से बढ़ी है भारतीय आर्थिकी, यह आरबीआई के द्वारा कहा गया है। तो यह महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट आपको देता है प्रीलिम्स के नज़रिए से, और मेंस में आप इसका डाटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटेन में 10 टन सोना भारत लाया गया है, आरबीआई के द्वारा बोला गया है। तो इस डाटा एस्पेक्ट को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान ने भी माना गुलाम कश्मीर उसका नहीं है, तो नए भू राजनीतिक जन्म ले रहे हैं। तो उन भू स्थितियों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देश के 150 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर गिरकर 23% रहा है, यह केंद्रीय जल आयोग के द्वारा बोला गया है। तो यह जलाशयों का जल स्तर गिरना किस प्रकार के समस्याओं को जन्म देगा, साथ साथ इसमें हम देखेंगे भारतीय सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई। हाल ही में इंडोनेशिया में एक विश्व जल सम्मेलन हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे। 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम की बात करेंगे, साथ में वाटर फॉर सिक्योर प्रॉस्पेरिटी इस बैंक का एक रिपोर्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे केंद्रीय जल आयोग क्या होता है। सभी पीटी एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब घटकर अब कितना हो गया है, 646.67 अरब डॉलर है। तो इसके साथ हम और भी चीज़ें जो विदेशी मुद्रा भंडार का क्या लाभ होता है किसी देश के एस्पेक्ट के लिए। फिर कर राजस्व बेहतर रहने से राजकोषीय घाटा अनुमान कम हुआ है। तो यह सभी डाटे आज देखिए बहुत सा डाटा फैक्ट दिया गया है। तो आज के न्यूज़पेपर को अच्छे से आप लोग कवर करने की कोशिश कीजिएगा। दोषी साबित होने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तो इस न्यूज़ को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ यह वैश्विक लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगा, अमेरिका का लोकतंत्र कैसे प्रभावित होगा, सभी तथ्यों की बात करेंगे। फिर आज के संपादकीय में देखेंगे धूमिल होता फिलिस्तीन राष्ट्र का सपना। तो यह क्या सपना था, इसके क्या एस्पेक्ट निकाले गए थे, वर्तमान स्थिति क्या है और यह क्यों धूमिल हो रहा है राष्ट्र संकल्पना को, तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा, और इस बार कोड को स्कैन करके आप एप्पल स्टोर से या तो फिर उसके बाद आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स सभी जगह लिंक दिए रहते हैं, आप उससे भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। युक्ति है इसको आप टेलीग्राम पर भी वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर डेली एमसीक्यू क्यूज़ कराया जाता है, एमसीक्यू कराया जाता है, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। या इस बार कोड को स्कैन करके भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं www.yuktis.in। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम पहुंचते हैं टॉपिक पर। तो देखते हैं कि पहले ही टॉपिक में आप लोगों को बीते वर्ष 8.2% की दर से बढ़ी है भारतीय आर्थिकी। ऐसा कौन बोल रहा है? देखिए ऐसा बोल रहा है सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी वित्त वर्ष 2023-24 और जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही आंकड़े पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होने के दावे की तस्दीक की गई है। वित्त वर्ष ने भारत की आर्थिक विकास दर कितना 8.2% की है। कौन? वित्त वर्ष जो हमारा है उसमें 8.2% 2022-23। तो ये आंकड़े हैं ना, आंकड़े आपको बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़े हैं तो आंकड़ों का प्रयोग क्या करना है, पीटी एस्पेक्ट से तो होता ही होता है, मेंस एस्पेक्ट से भी होता है। तो मेंस प्रयोग के लिए आप कर सकते हैं। तिमाही के आधार पर विकास दर कितना था, पहली तिमाही अर्थात मार्च से लेकर 3 माह का, तो बात होता है आपको 8.2%, दूसरी तिमाही क्या 1.1%, तीसरी तिमाही 1.6%, चौथी तिमाही 7.8%। कुल एक वर्ष में 4 तिमाही का बात होता है। एक तिमाही में आपको 3 महीने के महीने जोड़े जाते हैं। इन सारे तथ्यों को देखिएगा। अब 173.82 लाख करोड़ रुपये रही है जीडीपी भारत की 2023-24 में। आंकड़े देखिए, इन आंकड़ों का प्रयोग करना, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ा यह बोलता है, ठीक है ना, कि विकास दर सभी आंकड़े IMF, विश्व बैंक सरीखी जो एजेंसियाँ, कल भी मैंने इस पर न्यूज़ किया था कि बढ़ती सभी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास दर की तारीफ की है। अगले वित्त वर्ष में 7.6% का आंकड़ा दिया था। तो
इन आंकड़ों से क्या होगा, मैंने एक सर्कुलेशन आप लोग को कुछ दिन पहले ही बताया है। जैसे ही भारत में पैसे बढ़ेंगे, रुपया आएगा, डॉलर मूल्य के रूप में रुपया आता है। जैसे ही रुपया भारत में आएगा वो निवेश होगा, निवेश होने के बाद क्या होगा, निवेश होने के बाद आपको मांग क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मांग क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, डेवलप होगा, मांग जैसे ही क्रिएट होगा फिर आपूर्ति के लिए आपको आपूर्ति निर्माण जो पद्धतियाँ वो जन्म लेती हैं, उसके फिर लोगों के पास पैसा आता है, रोज़गार आता है। तो ये सब चीज़ें सर्कुलेशन में आपको चलेगा, ये सर्किल आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से इन सब चीज़ों का आंकड़ा का प्रयोग करना। विकास दर 22-23 की बात करें तो 14.2% थी। जीडीपी की विकास दर हम बात करें 22-23 में, तो यह रियल जीडीपी ग्रोथ का ही इस्तेमाल किया गया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ आपको इस आंकड़े पर ध्यान रखना है। तो इन सभी संदर्भों को बात की गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे, ब्रिटेन में 100 टन सोना भारत लाया गया, आरबीआई के आंकड़े बोल रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने इस कदम में भारत में जमा सोने की कुल मात्रा बढ़ाकर 408 टन से अधिक हो गई है। तो देखिए, सोना आता है किसी देश में, गोल्ड आता है, तो उससे क्या होती है, आर्थिकी मजबूत होती है। हमारा विदेशी लेन देन जो होगा वो मजबूत होता है। हम आयात निर्यात के लिए हमारे पास रिजर्व होते हैं, आयात और निर्यात के लिए। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे 1991 में आपने नाम सुना होगा कि हमारे पास क्या नहीं था, 91 से 99 के दौर में हमारे पास क्या नहीं था, सोना नहीं था। हमारे पास 7 दिनों का केवल सोना बचा हुआ था। अभी तो मान लीजिए डॉलर की बात होती है, तो डॉलर में अगर हम आईएमएफ में पैसा रख रहे हैं, तो यह सोना भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके किसी देश में गोल्ड का आना उसकी आर्थिकी मजबूती की बात की जाती है, उसके सशक्त आर्थिकी की बात करती है। तो इसी तरह 1991 के बाद हम सोने में सबसे बड़ा स्थानांतरण है या घरेलू तिजोरियों में पहुँचाया गया है। तो वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से में गिरवी रखने के तिजोरियां बाहर निकाला गया था। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश की कुल स्वर्ण भंडार 27.46 की वृद्धि हुई है। तो आपको अगर प्रश्न पूछे पीटी फैक्ट में, तो इस पीटी फैक्ट को जरूर रखना है। 2023-24 की बात की जाए तो कितने टन की आपको स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है, तो 27.46 टन की वृद्धि हुई है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब है कि सोनों की एक बड़ा हिस्सा विदेश में जमा है, जिसमें आईएमएफ की बात होती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में की बात होती है, इसके पास जमा है। तो यह ध्यान रखना, 100 टन सोना वापस आने से आर्थिक तिजोरी संग्रहित हुई, मजबूत हुई, कुल मात्रा बढ़कर 408 टन हो गई है। तो भारत में मुद्रा आपको सोना भंडार कितना, 408 टन की बात हो रही है। तो इसी प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों का प्रयोग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब है कि वर्ष 2009 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में से 200 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद वह अपने विदेशी परिसंपत्ति जो विविध प्रयासों के तहत सेकेंडरी मार्केट सोना खरीद रहा है। सूत्रों के आधार पर यह बोला जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर सोना मुंबई और नागपुर में उच्च सुरक्षा बलों की तिजोरियों में रखा गया। तो इस तरीके से देश की आर्थिकी मजबूत होगी। सोना का अर्थ है कि हमारे पास ठोस जो रिजर्व है वो मजबूत है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, किसी देश का हमको अर्थव्यवस्था की मजबूती देखनी है ना, तो उसके पास रिजर्व क्या है, इसको देखने की आवश्यकता। सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार आपके पास कितना है, वो डॉलर में होगा, येन में होगा, यूरो में होगा। इस तरीके से जो विदेशी मुद्रा भंडार, सबसे ज़्यादा डॉलर की बात होती है। उसके बाद आपके देश में सोना कितना है, आपके पास उसके परिसंपत्तियाँ, अपने वैश्विक परिसंपत्तियाँ कितनी खरीदी है। तो यह सब चेक किया जाता है। इसी आधार पर अर्थव्यवस्था की आर्थिकी की मजबूती देखी जाती है। क्लियर है। तो इन सभी तथ्यों को आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह बदलाव, भू राजनीति को बदलाव कर सकता है। भू जो हमारा क्षेत्र अधिग्रहण है वो भी हमको लिए चर्चा का विषय मिलेगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या करेगा, परिप्रेक्ष्य में हमें बदलाव के बिंदु यहाँ से दिखेंगे। क्योंकि देखिए, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं गुलाम कश्मीर में। गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान अपना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता था। देखिए यहाँ है ना कश्मीर, मैं कश्मीर का मैप थोड़ा बना लूँ अच्छा से। 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा मेहनत करने दीजिए हमें भी, है ना। तो ये जो देखिए यहाँ पर आपको कश्मीर है, ठीक है। ये जो जम्मू एंड कश्मीर इसी को बोला जाता है। यह अक्साई जो आपको ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम लोग POK कहते हैं,
यह है इसका स्वतंत्र कश्मीर, स्वतंत्र कश्मीर बोलता है, ये गुलाम कश्मीर बोलता है, इसे याद रखना है। तो इसी के संदर्भ में बात करता है। यहाँ पर जो है स्वतंत्र कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसे बोलता है, यहाँ पर वहाँ आज़ाद कश्मीर में प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, सरकार चुनी जाती है, ठीक है ना। पर यह किसके कंट्रोल में होता है? ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में होता है। हालांकि पाकिस्तान की राष्ट्रपति ही यहाँ शासन करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में बातें होती है। पर भारत इसका अभिन्न अंग मांगता है क्योंकि वह अवैध तरीके से रखा गया, भारत अवैध तरीके से रखा गया। अगर हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के द्वारा अगर यूएन में यह मामला नहीं जाता तो समस्या का समाधान उसी तरीके से, पर स्थिति परिस्थिति के अनुसार यह निर्णय लिया गया था। परिस्थिति के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि हमें यूएन में जाना चाहिए, यूएन में जाना चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए और यथास्थिति को बनाए रखनी चाहिए। और उसके बाद एक्सेशन ऑफ पावर की बात हुई थी, बहुत से मुद्दे इसमें देखने को मिलते हैं। पर वर्तमान स्थिति में यह हिस्सा जो है आपको पाकिस्तान के अधीन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल लगातार होती है, इन सभी तथ्यों को आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते, इसी में देखते हैं कि जो है पाकिस्तान सरकार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि गुलाम कश्मीर जो है, जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वह विदेशी भूमि है जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह पाकिस्तान के कोर्ट में बोला जा रहा, तो यह कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े दिए जा रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझें, ये बयान वैश्विक रूप से, राष्ट्रीय रूप से प्रभावित होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया, सरकार का बचाव कर रहे थे कौन? अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल जो मुनव्वर इकबाल रावलपिंडी के अगवा सायद अहमद फरीदी को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। इसी क्षेत्र को लेकर उन्होंने बताया कि हम आज़ाद कश्मीर की जो बात करें वो हमारा नहीं है, वो क्या है? गुलाम कश्मीर जिसको बात होती है, वो गुलाम कश्मीर ये वाला, ये क्षेत्र हमारा नहीं है, विदेशी भूमि है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल कैसे करेंगे? यह बातें की गई है। तो इस तरीके से भारत का मजबूत स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगा, मजबूत स्थिति देखने को मिलेगा। तभी उन्होंने कहा कि फरहाद इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो POK है पुलिस की हिरासत में है। तो पुलिस की हिरासत में उन्हें इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि POK हमारा नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र है। तो यह साफ माना जा रहा है, जो ये POK का क्षेत्र है वो पाकिस्तान अपना नहीं मान रहा है, तो वो भारत के ही कब्जे में यह एक तरफी बात कर रही है क्योंकि यह इसने अपने कोर्ट में ऐसी बातें की है। तो भारत यूएन में इस मुद्दे को उठा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अन्य मंचों पर इसका सिंपैथी गेन कर सकता है और उसके बाद भारत इसके लिए रणनीति बना सकता है और आने वाले कुछ समय में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? यही सब बातें की गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने कहा कि अदालत में स्वीकार किया कि फरहाद इस समय विदेशी भूमि पर मौजूद है और इसलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कोर्ट किसी का हो, सुप्रीम कोर्ट किसी का हो, किसी भी देश का, वहाँ पर रखा गया बात सरकार की तरफ से एक सरकारी आंकड़े के तौर पर प्रस्तुत किया जाता, सरकारी आंकड़ों के तौर पर प्रस्तुत किया जाता। तो इस संदर्भ में भारत का पक्ष मजबूत हो जाता है। जाने ही अनजाने में पाकिस्तानियाँ विदेश नीति के संदर्भ में अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लिया, तो भारत अब इस पर चढ़ेगा, इस पर कार्य करेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी टॉपिक के साथ। गुलाम कश्मीर में कठपुतली सरकार चला रहा है पाक, तो कैसे चला रहा है? तो देखिए पाकिस्तान में सरकारी वकील जो गुलाम कश्मीर के विदेशी क्षेत्र बताया, सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान का दावा किया कि गुलाम कश्मीर हमारा नहीं है। तो गुलाम कश्मीर में सरकारें कैसे चलती है, किस प्रकार से गुलाम अपना नहीं मानता है? तो यहाँ पर देखिए गुलाम कश्मीर को अपना क्षेत्र नहीं मानता पाकिस्तान, तकनीकी तौर पर पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को अपना क्षेत्र नहीं मानता, वह गुलाम कश्मीर को कश्मीर का आज़ाद हिस्सा कहता है, अर्थात जो कश्मीर है यह क्षेत्र उसको आज़ाद हिस्सा कहता है, वो स्वतंत्र है, वहाँ अपनी सरकार वो लोग बनाएगा, बस पाकिस्तान इसको सपोर्ट करना चाहता है। जम्मू कश्मीर जो सटा क्षेत्र है उसे वो लोग क्या कहता है, इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने संविधान के देश के 4 प्रांत है जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का उल्लेख किया। गुलाम कश्मीर में इसमें कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान को संसद जो मजलिस शूरा में, जो मजलिस शूरा जिसको बोलता है पाकिस्तान का जो संसद है, जैसे हमारा लोक संसद कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह संसद शूरा मजलिस शूरा में गुलाम कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसे समझने की आवश्यकता आपको है। पाकिस्तान की सरकार के पास सारी हदायत के
कश्मीर काउंसिल, ये सब बातें की गई है। जम्मू कश्मीर का शासन व्यवस्था, कश्मीर दो हिस्सों में विभाजित है, एक गुलाम कश्मीर, एक दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, जिसमें मुजफ्फरपुर गुलाम कश्मीर की राजधानी है। वहीं गुलाम कश्मीर में 10 जिले और गुलाम कश्मीर का अपना राष्ट्रपति, ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती है जो मैं आपको बात किया अभी। तो इसी संदर्भ में जब भारत ऑक्युपाइड पीओ के क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में अगर भारत अपने पुख्ता सबूत रखने का प्रयास करेगा यूएन के मंचों पर, तो इसी की व्याख्या वो करेगा। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र का भू राजनीति बदलने वाला है, भू राजनीति बदलने वाला है, भू क्षेत्रीयता बदलने वाली है, और यह आने वाले समय में भारत इस पर फ्रंट फुट पर होगा। इसे ध्यान रखिए, आप लोगों को रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में जो है केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट आई है। देश के 150 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर गिरकर 23% रह गया है। यह भीषण गर्मी का भी कारण माना जा रहा है। भीषण गर्मी जो पड़ रही है, हम भू जल क्या कर पा रहे हैं, जल पुनः संचरण नहीं कर पा रहे, अर्थात रिचार्ज नहीं कर पा रहे। ये सब कहीं ना कहीं समस्या हमारे देश के साथ चल रही है, और यह सरकार ही इस पर जवाब दे नहीं, व्यक्ति विशेष भी इसमें जवाब दे। हम और आप सब जवाब दे हैं। कितना जल बर्बाद करते हैं नहाने वक्त, अपने और भी दैनिक जीवन कार्य में। आपके घर के आगे टूटी खुला हुआ है नल का, तो आप ऐसे ही बने तो केवल 10 रुपये का एक नल नहीं लगा सकते। ये सब समस्या हमें देखना होगा। और मैं जब आपको बात करता हूँ मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार का आपको मौलिक अधिकार है जल प्राप्त करना, स्वच्छ जल प्राप्त करना। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य है जल को बचाना, मौलिक कर्तव्य है आपको जल को बचाना। तो कितने लोग आप जल को बचाते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। आपको कम या अधिक जरूर बचानी चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार बचानी चाहिए। तो इसके लिए देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। 150 प्रमुख जलाशय क्या हो रहा है, कुल भंडार 23% हो गया, उसका क्षमता घट गया है। तो इन जलाशयों में मौजूदा जल स्तर 77% कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग जो है उसके द्वारा शुक्रवार को आंकड़ा जारी किया गया है। CWC के अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर लगातार गिरावट आ रहा। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 150 प्रमुख जलाशयों में कुल उपलब्ध जल भंडार कितना 41.705 अरब घन मीटर आपको जल है। इन कुल भंडारों में क्षमता 23% है। तो आयोग बोलता है कि वर्ष 2000 अवधि के दर्ज जो है आपको 53.832 BCM अर्थात घन मीटर, अरब घन मीटर जल था। तो यह क्या हुआ है, काफ़ी कम है। उससे समान भंडार जो अभी वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है 44.51, तो इस स्तर पर समान जल स्तर से भी कम चला गया है। तो मौजूदा जो भंडार है पिछले वर्ष के स्तर से केवल 77% और समान भंडार 94% है। ऐसी बातें की जा रही। कुल मिलाकर बात हो रही है कि इस तरीके से क्या हमें हानि होगा। अगर हम बात करें कि हम बात करें केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर कि उनके इस वर्ष समान जल संग्रह 31% होता है। इसी तरह पूर्वी क्षेत्र में असम की हम बात करें, झारखंड की बात करें, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार में कुल 23 जलाशय जिनकी कुल जल भंडारण क्षमता मात्र 20.430 BCM है अर्थात अरब घन मीटर। ठीक है ना। तो इसकी बात घट के ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े दिए गए हैं। अब है कि सबसे ज़्यादा हम किस भंडारण की बात करें, देश में इन 100 जलाशयों में 10 उत्तरी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब राजस्थान में स्थित है, जहां इनकी भंडारण क्षमता 19.663 BCM है। तो इस तरीके से आंकड़े घट रहे हैं, तो इनको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में भी एक आंकड़े आए थे जिसके अनुसार कुछ नदियां जिनमें जल स्तर अत्यधिक कम और न्यून है। तो अत्यधिक कम वाला, क्योंकि जितना नदी में पानी होगा ना उतना उसके आसपास के क्षेत्र में जल स्तर बना रहेगा। तो जल स्तर को नापना है तो पहले हमें क्या करना, नदियों में जल के स्तर को बढ़ाना होगा। इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सभ्यताएं बसती हैं नदियों के किनारे बसती हैं। इसे देखिएगा, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, सिंधु घाटी सभ्यता की, मेसोपोटामिया का नील सभ्यता की बात कर ले, जितनी सभ्यताएं बसी हैं नदियों के किनारे बसी हैं, और नदी ही बेहतर जल स्रोत का कारण माना जाता है। ठीक है, क्लियर, सॉरी। तो अत्यधिक कम हुआ था 2023 के आंकड़े के अनुसार। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का पेनार बेसिन है, वहाँ पर अत्यधिक कम मात्रा में पाए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के महानदी बेसिन में जो नदी बेसिन है वहाँ पर अत्यधिक कम पाई गई है, जहाँ पर जल स्रोत की बात हो जा रही है। कम की बात करें, अत्यधिक कम के बाद कम है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के स्वर्ण रेखा, ब्रह्मणी और बैतरणी बेसिन जो है वो
बहुत कम की स्थिति में, सूखे की स्थिति में आ गए। जाइएगा कभी देखिएगा तो इन नदी बेसिनों में पानी न के बराबर, केवल बरसात के दिनों में पानी आपको अपने स्तर पर देखने को मिलेगा। कर्नाटक और तमिलनाडु का कावेरी बेसिन, वहाँ भी कम स्तर अपने निर्धारित अवसर से कम हो चुका है। पश्चिम भारत का माही बेसिन, वो भी कम की स्थिति में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कृष्णा बेसिन जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना का, तो इस क्षेत्र में कृष्णा बेसिन में भी नदी का जो अत्यधिक कम के जल स्तर की बात हो रही है। तो ये आंकड़े क्या करें, तभी तो आप देखते होंगे बेंगलुरु जैसे शहरों में मारामारी चल रही है पानी का, आंध्र प्रदेश में मारामारी चल रही है, मुंबई, दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं लोग कि हमको जल के संदर्भ में अधिकार चाहिए। तो वहाँ से बातें चल रही है, वहाँ पर सरकार और राज्यपाल के बीच अलग अलग बातें चल रही है, प्रबंधन की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि पूरा देश में हम बात करें, पूरा पूर्व से पश्चिम की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें, सभी जगह कहीं ना कहीं यह क्या है कि जल स्रोतों में कमी है, जल के भंडारण में कमी है। तो सर इससे आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता प्रभावित हो रही है। और आम जनता के लिए राज्यों को बनाया गया लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई, जहाँ पर लोगों को सेवाएं आपूर्ति, लोगों को सेवाएं आपूर्ति करनी है। और इसी में असफल हो रहा है, लोग सरकारें असफल हो रही है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जल संरक्षण के लिए भारत सरकार के कौन महत्वपूर्ण पहल है, तो क्रियाकलाप शहरी परिवर्तन लिए अटल मिशन, जिसे अमृत मिशन भी कहते हैं, सही फसल अभियान, स्वच्छ भारत मिशन या अभियान कह सकते हैं, जल मिशन अभियान, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है, जल शक्ति अभियान। फिर उसके बाद आपको याद रखिएगा राष्ट्रीय जल नीति 2012 लाई गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, आपको पर बूंद क्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो इन सारे योजनाओं का नाम याद रखना है और इसके संदर्भ में आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बात करें हम केंद्रीय जल आयोग क्या है, तो केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार संगठन है, टेक्निकल सपोर्ट संगठन है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड नदी विकास, गंगा कायाकल्प विभाग जिसे रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोल्यूशन जो कहा जाता है, उसके साथ मिलकर भारत सरकार के संलग्न कार्यालय जहां पर मेन कार्यालय है आपको उसका एक अधीनस्थ कार्यालय बोला जाता है, उसी को संलग्न अधीनस्थ कार्यालय जिसको बोला जाता है यह है। इसका मुख्य कार्य है बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार की योजना नियंत्रण और संरक्षण के लिए परामर्श देना। अर्थात यह परामर्श भी देता है, यह तरीके से ध्यान रखें। आयोग देश के जल संसाधनों का उचित उपयोग के लिए समान जानकारियाँ भी उपलब्ध कराता है, कैसे उचित उपयोग किया जा सकता है उसके लिए दिशा निर्देश दे सकता है। इसकी स्थापना 2001 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। केवल विकास जी आपको कमेंट कर रहे हैं, आपका प्रयास लगातार जारी रहे ऐसे ही। बाकी स्टूडेंट पता नहीं क्या करते हैं, कौन नशे में रहते हैं, समझ में नहीं आता। सिलेक्शन सबको चाहिए, वीडियो जितने लोग देखते हैं सिलेक्शन सबको चाहिए। सिलेक्शन के लिए मेहनत किया जाता है, मेहनत के लिए लगातार प्रयास होता है और उसके अलावा कोई विकल्प आप लोगों को नहीं सिलेक्शन दिलाने का। कोई अमृत नहीं है, अमृत का प्याला नहीं जो आप लोग को दे दिया जाए और आप उसे पी कर सिलेक्शन ले लेंगे। लगातार प्रयास कीजिएगा, छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जितनी बेहतर सुविधा आप लोग को दी जाती है, समस्या आपको उतनी ही रहती है। आप समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए केवल लगातार प्रयास कर सकते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। चलिए, इंडोनेशिया के बाली में 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम की जारी विश्व बैंक की नई रिपोर्ट वाटर फॉर द सिक्योर पर्सपेक्टिव चिंताजनक वैश्विक जल संकट विश्व भर में आर्थिकी विकास पर इसके प्रभाव को उजागर करती है। वैश्विक दबाव कैसे झेल रहा है विश्व जल स्तर को लेकर, भारत से लेकर मध्य एशिया से यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका, सभी क्षेत्र में इसकी बातें की जा रही है। वर्ल्ड जो वाटर फोरम 2024 है वो क्या हुआ इंडोनेशिया के में आपको बाली में
आयोजित किया गया था। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा ये चीज़ें ही। इसका लक्ष्य क्या है? सतत एवं न्याय संगत विकास हेतु राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकत्रित करना। विश्व परिषद जो 1996 में इसे स्थापित की गई थी, वर्ल्ड वाटर फोरम की, और मर्सिले में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत सहित 52 देशों ने इसका संगठन सदस्य है। अब यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और वर्ष 1997 के बाद प्रत्येक 3 वर्ष में एक पृथक देश इसकी मेजबानी करता है। हर 3 वर्ष पे तो आपसे पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे जानकारी में रखिएगा। इससे अगले टॉपिक पर हम आते हैं। तो अगले टॉपिक में विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब से घटकर कितना हो गया? 646.6 अरब डॉलर। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 मई को सप्ताह जो समाप्त हुई उसमें 2.03 अरब घट गया है। अर्थात अब है, पहले हम कितना हुआ करते थे? 648, ठीक है ना, 648 अप्रोक्स हुआ करते थे, अब घट कर 646 हो गया है। तो इसे याद रखना है, अप्रोक्स के राउंड फिगर में याद रखना है। इससे पूर्व सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.55 अरब डॉलर तेजी हुई थी और यह 648.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर, यह जो स्तर था उच्च स्तर था, अब तक का उच्च स्तर बनाए हुए था। पर हमारे पास इतना मुद्रा स्रोत आपको बचा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो विदेशी मुद्रा भंडार रहने से देश का क्या लाभ होता है? लाभ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आयात निर्यात के लिए ना पैसे होते हैं, आयात निर्यात हमारा बेहतर हो सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में किसी खरीद और बिक्री को लेकर, किसी परिसंपत्ति का हम बिक्री कर रहे, खरीद कर रहे परिसंपत्तियों का, उसके लिए मुद्रा भंडार आवश्यक होता है। फिर आर्थिकी की मजबूती के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार। हम आईएमएफ में अपना अधिग्रहण करते हैं, अर्थात स्टोर रखते हैं, हिस्सेदारी रखते हैं, उसमें हमारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार से ये चीज़ें रहता है। फिर उसके बाद हम आपात स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में हम 1991 का इसका आंकड़ा दे सकते हैं। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रहता तो हम अपने सोने, जो रिजर्व सोना, उसको क्यों बेचते हैं इंग्लैंड के बैंक में? तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो इसके तहत आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत के आरक्षित जमा $10 लाख घटकर $4.33 रह गया। तो इस तरीके से प्रभाव देता है। विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा तो वैश्विक बदलाव, आईएमएफ में जो हम आरक्षित रहते हैं, अनुग्रहित रहते हैं, वो रिजर्व रहते हैं, स्टोर जिसे रखते हैं, वो भी घटता है। तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान रखना है। यह आंकड़ा आपको दिया विदेशी भंडार बिलियन अमेरिकी डॉलर में है। किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो चीन में सबसे ज़्यादा है। आपको $3,480 आपको सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। यह आंकड़ा आपको ध्यान रखिएगा। वह दिसंबर 2023 का है, दिसंबर 2023 का आंकड़ा है, क्योंकि नवीनतम आंकड़ा यही मिला हमें। और ताइवान का आंकड़ा 31 दिसंबर 2021 का आया हुआ है। तो इसी आंकड़े के आधार पर आकलन कीजिएगा। नए अपडेट आंकड़े कहीं मिल जाएंगे कुछ दिन के बाद, उसे मैं अपडेट कर दूंगा। जापान में आपको 1376 है, स्विट्जरलैंड 1033 है, रूस 630 है, भारत 599 विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर ताइवान की बात करें, हांगकांग की बात करें, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार आपको इतना है। क्लियर है? अब अमेरिका का नाम क्यों नहीं है? तो अमेरिका का डॉलर ही तो सब लोग लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कर राजस्व बेहतर होने से राजकोषीय घाटा अनुमान कम। आप 2023-24 की जीडीपी हम 2.6%, प्रभावी राजस्व 1% रहा। तो ये आंकड़े राजकोषीय घाटा के बारे में बात कर रहा है। वित्त वर्ष में जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है, बीते वित्त वर्ष की बात हो रही है, अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष क्या चल रहा है? 24-25 चल रहा है। तो बीते वर्ष कितना हो गया? 2023-24 हो रहा होगा। इस वर्ष में हमारा राजकोषीय घाटा कितना था? 5.63% था। तो ये आंकड़े याद रखनी है। तो 5.8% अनुमान कुछ कम है। तो हमारा जो अनुमान था इस वर्ष में, वित्त वर्ष में जो हमारा वित्तीय अनुमान जो लगाया गया था कि कितना रहेगा, 5.8% रहने की संभावना है, जो वो कम ही रहा। अब ध्यान रखिएगा, अंतर बताएगा, इन आंकड़ों का प्रयोग करना है आप लोगों को, आंकड़ों को लिख लेना है। जैसे जैसे आंकड़े दिए गए, राजकोषीय घाटा क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर मैं लाखों दफ़ा बातें कर चुका हूँ। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन जो FRBM एक्ट है, मैंने इस पर भी चर्चा कर रखा है। पुराने स्टूडेंट बताइएगा हाँ या ना, सभी चीज़ें बताई जा चुकी है, बस आप लोग रिवाइज कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। यह पीटी फैक्ट आपको याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति हैं
दोषी साबित हुए हैं अमेरिका। यह किस प्रकार से अमेरिकी लोकतंत्र को प्रभावित करेगा? अमेरिकी लोकतंत्र को देखिए, बहुत से मामले आपको देखने को मिल सकता है। अमेरिका में कहीं ना कहीं बहुत से डिमेरिट्स होंगे, पर एक मेरिट के तौर पर हम इसे देखते थे कि लोकतंत्र का जो प्रतिनिधि होता था, जो चीफ होता था, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वह स्वच्छ छवि का होता था। कभी कम से कम तो ये तो ज़रूर देखने को मिलता था, बहुत न्यून मात्रा में, वो न्यून मात्रा, जैसे भारत में अगर हम बात करें अपने प्रतिनिधियों की, कि उसकी करप्शन लिस्ट की बात करें, तो इस बार एडीआर रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही बताया था कितने लोग संतृप्तता में पाए गए हैं। सभी पार्टियों के प्रमुख नेता लगभग देखने को मिलता है कि वो किसी न किसी संतृप्त मामले में है, किन्हीं पर हत्या का आरोप है, किन्हीं पर कुछ का आरोप है ना, देखने को मिला था एडीआर रिपोर्ट के तहत। तो इस चीज़ को समझिएगा कि अमेरिकी लोकतंत्र में यह कम से कम देखने को मिला था कि वहाँ स्वच्छ छवि के लोगों को महत्ता दी जाती थी। तो यह दाग लगना कहीं ना कहीं उसके आंतरिक लोकतंत्र को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ वैश्विक लोकतंत्र को कहीं ना कहीं चिन्हित करता है। कभी तो अमेरिका दम भरता था एक उन्नत लोकतंत्र का, इसलिए समझने की आवश्यकता है कि यह सब चीज़ें आपको प्रभावित करेगी। अगर केस स्टडी के तौर पर आपको इसका उत्तर लिखना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं कि लोकतंत्र का गिरता स्तर राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको चीज़ें बताई जा सकती है। मैनहट्टन का जो न्यायालय है, उसने 12 जूरी सदस्यों ने एक समूह ने कहा कि वो सर्वसम्मति से इस बात को सहमत थे 77 वर्षीय ट्रम्प जो पूर्व राष्ट्रपति वयस्क फिल्म स्टार डेनियल्स को $1,30,000 अमेरिकी की राशि भुगतान छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड की हेराफेरी करने के लिए की थी। यह सब बातें हैं, यह शर्मनाक स्थिति है। यह विदित हो कि न्यायाधीश द्वारा यह दोषपूर्ण भ्रष्ट सुनवाई थी और उन्होंने कहा कि असली फैसला 5 नवंबर को लोग सुनाएंगे। तो इस प्रकार से दोष साबित होना ही केवल न केवल लोकतंत्र के संदर्भ में बातें स्पष्ट हो जाती है। अब है इसके अतिरिक्त आपको यह वीडियो जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इसके 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। आप बस युक्ति IAS के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की पॉइंट को प्राप्त करने के लिए प्लस जो वीकली टेस्ट है उसमें भाग लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 599 पेड करने को प्लस टैक्स मात्र 612 रुपया टोटल आएगा। तो 612 या 14 रुपये अप्रोक्स आपको जमा करने हैं और इसके आधार पर आप की पॉइंट और वीकली टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उसकी कॉपी रिव्यू होती है, लगातार हम लोग प्रयास करें एक अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए, तो आप इसमें सहभागिता अपना ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि धूमिल होता फिलिस्तीन राष्ट्र का सपना। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय तर्क देते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति द्विराष्ट्र समाधान पर निर्भर करती है। तो बात जब हम इसकी बात करते हैं, यह जो फिलिस्तीन से उसके बीच जो आपको फिलिस्तीन का क्षेत्र देखने को मिलता है और यह इजराइल है, तो इसके बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात होती है उसके संदर्भ में हम चीज़ें देखिए। क्षेत्र विस्तारवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत महत्व रहा है। राजनीतिक सत्ताएं इसे सैन्यवादी विचारधारा की पोषित करती है, जिसके अनुसार माना शक्ति ही शांति आती, शक्ति से, जिसके पास जितनी शक्ति होगी वो उस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन कर पाएगा और वो शांति को लेकर आएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यूरोपियों के द्वारा दिया जाता है, पर भारतीय संदर्भ में इसका अलग मतलब होता है। शक्ति हमेशा विनाश का कारक मानी जाती है ना, विनाश होगा ना, विनाश का कारक माना जाता है। यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। शक्ति हमेशा सत्ता को लेकर आती, सत्ता का अभ्यास कराती है, अभ्यास कराएगी और सत्ता का अभ्यास हमेशा क्या करेगा, मजबूत क्या करेगा, कमज़ोर को दबाएगा। यही कमज़ोर कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुरातन जो संस्कृति है उसके अनुसार यही बातें की जाती है। पर यूरोप कॉन्सेप्ट क्या कहता है, शक्ति संतुलन को लाता है और शांति स्थापित करता है। जस्ट विपरीत धारणा के आधार पर चीज़ें हैं। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है वर्तमान में जो यूरोपीय थ्योरी है, क्या वो फिलीपींस और इजराइल के समाधान को ला सकता है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो इसे समझिएगा। अगर हम इजराइल की बात करें, मध्य में इजराइल विस्तारवाद की नीति की बात करें तो आत्मसात कर चुका है। फिलिस्तीन को विभाजित सत्ताओं का हावी हमास शक्ति आक्रमण के लक्ष्य प्राप्ति के अनिवार्य साधन बताता है। तो यहाँ आंतरिक राजनीति और साझेदारी राष्ट्रों के बीच भू राजनीति प्रभावित होती है, अर्थात जियो पॉलिटिक्स प्रभावित होता है। इन दोनों राष्ट्रों की राजनीतिक आकांक्षाएं अब इतनी बढ़ गई है कि वह एक दूसरे के अस्तित्व को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करने
करने बिल्कुल तैयार नहीं है। कभी मैंने बोला था कि आपको यह स्थिति तय करनी होगी कि हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का समाधान बेहतर रूप से निकालना होगा, नहीं तो क्या होगा कि मार काट बनी रहेगी। जो सबसे शक्तिशाली होगा वही सत्ता का अभ्यास करेगा, शक्तिशाली जो होगा वही सत्ता का अभ्यास करेगा। आपको सपोर्ट कुछ दिनों तक बाहरी मिलेगा, जब तक आप आंतरिक तरीके से सपोर्ट नहीं है, आप तकनीकी तौर पर सपोर्ट नहीं है, आप बौद्धिक तरीके से सपोर्ट मजबूत नहीं है, आपको कोई भी हरा सकता है किसी भी स्तर पर, किसी भी हद पर जाकर। तो इजराइल यही करता है। इजराइल वैश्विक समुदाय में, वैश्विक समूहों में एक उन्नत राष्ट्र के तौर पर, तकनीकी उन्नत राष्ट्र के तौर पर गिना जाता है। मजबूत बौद्धिक क्षमता के आधार पर ये इनोवेशन R&D वो करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है हर क्षेत्र में। तो आपसे अलग ऑटोमेटिक होगा। उसका जो खुफिया तंत्र है, विश्व का सबसे मजबूत खुफिया तंत्र है। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपको एक फांस दिया, आपने बमबारी कर दिया, उसके बाद आपका धुमिया मिस किए हुए आपने हमास के माध्यम से क्या किया, इजराइल पर बमबारी कर दिया। और यही ताक में वो था, बमबारी कर दिया, बमों को बौछार कर दिया। अब लीजिए आपको क्या कर रहा है, हर मौके पर मार रहा है वो। और वैश्विक समुदाय केवल क्या करेगा, पौनी लंगी होकर वो आपके हितों का बात करेगा, पर वो उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि शक्ति ही सत्ता को जन्म देती है। शक्ति ही सत्ता को जन्म देती है। इस कॉन्सेप्ट को लीजिएगा, वो सत्ता का अभ्यास इजराइल करेगा। इन संदर्भ में चीज़ों की समझने की आवश्यकता। अगर हम बात करें एक दूसरे के अस्तित्व को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, वैश्विक समुदाय भूमिका भी इसे लेकर ईमानदार नहीं है। अभी मैंने वही बातें की, हमास इस्लामी प्रतिरोधी आंदोलन है और इजराइल की जगह वह इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, इजराइल की जगह एक, तो वह इजराइल अस्तित्व में अस्वीकार करता है, उसे विनाश करने के प्रतिपद है। वही दूसरी इजराइल कभी द्विराष्ट्र समाधान के विचार को आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं देता। तो जो भी चीज़ें हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत हो, इजराइल हमास क्या करना चाहता है, इजराइल का इस्लामीकरण करना चाहता है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार इसका विरोध करते हैं। हालांकि इजराइल जन्म द्विराष्ट्र समाधान के अनुसार ही हुआ है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इजराइल का जन्म ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ है। अब बोलेंगे लोग, बहुत से लोग बोलेंगे कि दूसरे देश में जाकर इजराइल अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब इजराइल के जो यहूदी लोग थे, उनको जब हिटलर मार रहा था तो वैश्विक पंगुता बना के लोग देख रहे थे। आज वो शक्ति संपन्न हो गया, विश्व को वो दिखाएगा, देखो हम शक्ति प्रदर्शन कैसे कर लिए। वैसे ही इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें भारत की है ना, कोई एक कल नहीं परसों में देख रहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य को एक बात को यूएन के मंच पर किसी मुस्लिम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा रखा जा रहा था। वो बात क्या था, एक टैगलाइन है ना, मोदी जी ने यह बोला था कि भारत विकसित है देश हो चुका है, मजबूत देश हो चुका है, अब घर में घुसकर मारता है। तो इसका गलत इंटरप्रिटेशन उस राष्ट्र के प्रमुख के द्वारा यूएन में कर दिया गया। अब वह गलत इंटरप्रिटेशन कैसे था, क्या हम पंगु बने रहे हमेशा के लिए? हम यूएन जैसी संस्था की अपंगता जो कभी समाधान नहीं ढूंढ पाता है, अमेरिका, चीन, रूस का जो द्वंद्व है, उसके बीच हम पंगु बनकर रहे, हम अपने शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करें। हमने आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी दफ़ा बोला है वैश्विक मंचों पर, तो किसने सपोर्ट किया? वीटो तक कर देता है चीन। तो हम जब शक्तिशाली होंगे तो पाकिस्तान को भी मारेंगे, चीन को भी मारेंगे। यह क्षमता किसी राष्ट्र की होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। रीज़न इसको समझिएगा, जब तक हम सशक्त नहीं है तभी तुम हमको दबा सकते हो। जिस दिन हम सशक्त हो जाएंगे, अपने अधिकारों को हम तुम्हारे मुंह से निकाल के लेकर आएंगे। तो विकसित देश भारत होगा तो हम इन सब संदर्भों को क्यों नहीं करेगा? अमेरिका ने वही किया, जापान ने वही किया, इटली ने वही किया, जर्मनी ने वही किया, ब्रिटेन ने ही किया। ब्रिटेन ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस हद तक किया कि उसने औपनिवेशिक शासन में क्या किया, उसने पूरे विश्व को एक बाजार बना दिया। बाजार तो बनाया ही, बाजार बनाया,
ठीक है ना, बाजार बनाया, लेकिन उसने क्या किया, उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक शोषण किया। तो शोषण में इसका भरपाई कौन करेगा? जब वो शक्तिशाली था, उसने ऐसे राज्य का स्थापना किया, वो उसे बोला जाता था कभी उसका सूर्य अस्त नहीं होता है, तो सूर्य अस्त नहीं होता, जिस दिन अस्त हुआ उसे पीट के भगाया गया। जब शक्तिशाली हम होंगे, तुमको भी हम तुमसे सारा हक छीनेंगे, अपना मांगेंगे। तो ये कोई राष्ट्रीयत कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी के साथ माना जाता है। वो भारत की बात हो, हाँ, भारत इस संदर्भ में कि हम वैश्विक रूप से वैश्विक कुटुंबकम की बात करते हैं, उसके साथ साथ सत्ता अभ्यास के साथ सत्ता सहभागिता की बात करते हैं। हमारे में बस यही एक अंतर लाता है, सहभागिता भागीदारी की बात करते हैं, सत्ता की भागीदारी की बात करते हैं। यही अंतर हमको विश्व के अलग कर देता है। हम सत्ता का अभ्यास की भी बात करेंगे, सत्ता की भागीदारी की भी बात करेंगे। तो इसलिए भारत के मुद्दे पर हमको वैश्विक समझ अलग विकसित करनी पड़ेगी। पर हम इजराइल जैसे देशों की बात कर रहे हैं या हम फिलिस्तीन जैसे देशों की बात कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रियों के कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है, जहाँ पर हम सत्ता का अभ्यास शक्ति संतुलन के आधार पर करेंगे, और शक्ति संतुलन हमारा जब तक नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। क्या कर लिया यूएन ने, क्या कर लिया अमेरिका ने रसिया यूक्रेन के मामले में? तो सोच के देखिए, रसिया को मजबूती है, यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन को विभिन्न देशों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय तर्क देते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति द्विराष्ट्र समाधान पर निर्भर करती है। इस चीज़ को मैं आज भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इजराइल जब तक मजबूत है, जब तक वो सशक्त रहेगा, किसी आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर नहीं लड़ेगा। अब वो पूर्ण सिद्धांत, पूर्ण राज्य की बात करेगा। रीजन कि हमास से वो गलती करवा चुका है, फिलिस्तीन से वो उसके क्षेत्रों में बमबारियाँ करा, उसके लोगों को। अभी देखिए, अभी एक स्लोगन चला था कि इजराइल ने एक गलती से एक कैंप पर बम गिर गया, तो एक स्लोगन चलाया, पूरा विश्व उसको सपोर्ट किया। पर इजराइल के कुछ लोगों को अभी तक बंधक बना के रखे हमास, तो उस पर कोई स्लोगन नहीं चला। तो कोई देश कैसे वैश्विक प्रतिनिधि, वैश्विक लोकतंत्र की बात करेगा, इसे समझने की आवश्यकता है। जब विश्व का नज़रिया ही दो रास्ते पर है, दो तरफा है, तो इसे समझिएगा कैसे वो अपना बेहतर समाधान ढूंढेगा। तो वो शक्ति का प्रदर्शन ही तो करेगा, इसे समझने की आवश्यकता है। अब फिलिस्तीन पश्चिमी तट का सत्ता काबिज फिलिस्तीन जो विकास प्राधिकरण है, इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देता है। वहीं फिलिस्तीन राजनीतिक नेतृत्व पश्चिमी घाट में महमूद अब्बास की फतह पार्टी और गाजा पट्टी के नियंत्रण रखने वाले उनके इस्लामी उग्रवादी हमास विरोधी बीच गहराई को विभाजित करता है, यानी द्विराष्ट्र समाधान को लेकर फिलिस्तीन को दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में विभाजन कर देता है। विभाजन की फिलिस्तीन के रूप में अलग राष्ट्र मान्यता देकर समर्थन तो है, लेकिन दक्षिणपंथी पार्टी अब भी समर्थन में कमजोर है। इजराइल की स्थापना में फिलिस्तीन का ज़्यादा हिस्सा यहूदियों को दिया गया, जबकि ज़्यादा आबादी होने के बाद भी फिलिस्तीन के हिस्से कम ज़मीन आई। तो ज़मीन, अब आबादी के संदर्भ में बात कर रही है लोग, तो ज़मीन और राष्ट्र के बंटवारे में इसकी उपज हिंसा जीत के हासिल करने के बाद इजराइल क्या करता है, बहुत बढ़त हासिल कर लेता है। 1948 में इजराइल स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। कई अरब देश हमला एक साथ झेला, मिस्र, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल पर हमला किया। युद्ध भीषण चला, जिसमें इजराइल बेहद योजनाबद्ध तरीके से लड़ा और जीता भी। पूरा अरब कंट्री, खाड़ी कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बाद कोई देश अरब कंट्री से लड़ना नहीं चाहता। रीज़न उसके पास कोई उन्नत टेक्नोलॉजी है, इतना है कि जब उसके कुछ ओलंपियनों को मार दिया गया था, कुछ खिलाड़ियों को मार दिया गया था, इजराइल के खिलाड़ियों को चुन के लोगों को विश्व में जाकर चुन कर उसके हथियारों को मारा था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया था उन्नत राष्ट्र का, इजराइल के उन्नत तकनीक का, उन्नत इनोवेशन का। तो इसे समझने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। अब इजराइल इन क्षेत्रों को जफा शहर, यरूशलेम नया शहर और यरूशलेम का तटीय मैदान तक गलियारा छोड़ दिया। इस क्षेत्र में 1967 तक एक बार फिर इजराइल कई अरब देशों पर हमला किया। पांच देशों के साथ साथ ये स्थितियां हुई कि 5 जून से लेकर 10 जून 1967 तक युद्ध चला। इतिहास 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इजराइल और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया सहित कई अरब राज्यों ने गठबंधन के बीच था। इसमें इजराइल को भारी जीत मिली और सारा बची कुची एकड़ियाँ जो थी खाड़ी देशों का, वो तोड़ दिया। अब यह और भी इजराइल मजबूत होकर उभरा। पहली बार यरूशलेम यहूदी संप्रभुता के अधीन आया और भारी जीत के बाद इजराइल के प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति में बदल गया। इसी तरह देखिए, मुझे यह समझाने की कोशिश करेगा कोई विश्व का प्रतिनिधि या इस्लामिक कट्टरपंथी का जो चरमपंथी लोग हैं, यह समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी के मंदिर में या उसके
इबादत खाने पर कब्ज़ा करते हैं तो क्या आप समाधान निकालते हैं? आप उसे बातचीत से हटाते हैं? बात और चित से टेबल पर आप उसे अलग करने की कोशिश करते नहीं, तुम्हारा ये इबादत खाना तुम ले लो। आप तो वहाँ क्या करते हैं, इस्लामिक द्वंद्ववाद को छोड़ते हैं कि हमारा अधिकार है या हमारा पुश्तैनी घर है, हम इसे लेंगे। अरे 1400 साल पहले आप लोग आए हैं, उससे पहले वैश्विक पटल पर बहुत से धर्म के लोग थे। इसे समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म जिस तरीके से विकसित था उस तरीके से उसी से सभी लोग अलग अलग निकले हैं ना। और कोई यह मान्यता गलत मान्यता, आप अपने धर्म का प्रचार करो, अपने अधिकारों का मांग करो, पर क्या आप दो राष्ट्र जब दो बातें करते हो एक ही मुद्दे पर, तो क्या कोई आप पर जब कब्जा कर लेगा वो छोड़ेगा? सीधा सा अर्थ है कि नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने नहीं छोड़ रहा है, तो जब आपको अगर इस अधिकार क्षेत्र को प्राप्त करना है ना, तो वैश्विक पटल पर अपने अधिकार क्षेत्र को कम करना होगा कि हम इस प्रकार के स्थलों को छोड़ें। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का क्या हाल है, अभी आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में बुद्ध जी की प्रतिमा हुआ करती थी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हुआ, जिसे अफ़गानियों ने तोड़ के गिरा दिया। तो बुद्ध परस्त तो आप लोग करता है जो लोग, उसको आपको क्या करते हैं, आपके इस्लाम को नहीं मानता तो आप उसे बुद्ध परस्त कर देते हैं, विरोध धर्मी कर देते हो। तो जब आप पर अधिकार करेगा वो कैसे छोड़ देगा? इसलिए सिंपल सा अधिकार है, सिंपल सा तथ्य है, एक हाथ से देना होगा और एक हाथ से लेना होगा, एक हाथ से लेना होगा, तभी आप वैश्विक पटल पर अपनी संप्रभुता को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप देखिए, जब आप अंतर बेहतर कर पाएंगे तभी आप चीज़ों को समाधान ढूंढ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1980 में केप डेविड समझौते के बाद इजराइल सुनवाई प्रायद्वीप मिस्र में वापस लौटा दिया गया। ये सब बातें चलती रही, ये सब चीज़ें होती रही। कुल मिलाकर 2007 में हुए जो अन्नापोलिस सम्मेलन में समस्या और गहरा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि जो एदू ऑलमेट और फिलिस्तीन के प्राधिकरण के क्षेत्र में के अध्यक्ष जो थे महमूद अब्बास, अमेरिका के समर्थन से जो अन्नापोलिस सम्मेलन की शुरुआत की थी, इसका लक्ष्य एक शांति समझौते तक पहुंचाने था, फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को ले जाना था, पर यह कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। ये सब बातें हो गई। तो कुल मिलाकर यही हो गया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत कहीं ना कहीं वहीं का वहीं रखा हुआ है। शक्तियों का संतुलन बनाया जा रहा है, शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है। तो सत्ता जिसके पास रहेगी, अर्थात जिसके पास शक्ति, वही जिसके पास शक्ति होगी उसी के पास सत्ता होगी। कॉन्सेप्ट वही है, वह यूरोपीय कॉन्सेप्ट में चीज़ों को समझने की आवश्यकता। कुल मिलाकर यही बातें हो रही, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कल आप लोगों का वीकली टेस्ट है, तो इसमें भाग लेना आप लोगों को। और ध्यान रखिएगा, वीकली टेस्ट में 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को लगातार सफलता प्राप्त करनी है ना, सफलता अंतिम रूप से प्राप्त करनी है, तो आपको ज़रूर प्रयास करने की आवश्यकता, नहीं तो समस्या कहीं ना कहीं विकट बनी रहेगी। आप लाख पढ़िए, 24 घंटा भी पढ़िए, पर उसके लिए टेस्ट नहीं देते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या तो होगी ही ना। और कब तक यह कमजोरियां अपने अंदर डाल के रखोगे बंदे, कब तक? कभी तो बाहर निकलो अपने सेफ जोन से। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।